बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पानी की प्रॉपर्टी हार्डनेस। हमारे आज के टॉपिक में जिन मेन पॉइंट्स पे हमने डिस्कस करना है वो है हार्डनेस क्या होती है, किन आयंस की वजह से होती है। फिर हम बेहतर बात करेंगे इसकी टाइप्स के ऊपर कि इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। फिर हमने इसके रिमूवल के मेथड्स को डिस्कस करना है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं प्रैक्टिकली। और लास्ट पे हम इसकी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि इसको मैयर किन यूनिट्स के अंदर किया जाता है। हार्डनेस इसको डिफाइन बेटा इस तरह से किया जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल क्रूड विद सोप इंस्टेड ऑफ लेदर। पानी की वो खासियत जिसमें वो सोप के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है और झाग प्रोड्यूस नहीं करता, उसको हम हार्डनेस का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ सोप डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी। इसको सोप डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जिन आयंस की वजह से होती है उसमें है बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स। और दो मेटल आयंस का इसमें ज़िक्र किया गया है, एक आपके पास है कैल्शियम और दूसरे हैं मैग्नीशियम। बेटा ऐसा पानी जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसको हम खारा पानी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे पानी के अंदर जो साबुन है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हल होता है और हल होने के बावजूद वो उसके अंदर झाग प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। उसकी जो बड़ी वजह होती है वो ये आयंस होते हैं जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें से दो मेटल आयंस के जो नेगेटिव आयंस है उसको हमने डिस्कस करना है। एक है बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। किसके होंगे? ज़्यादातर हम दो मेटल को डिस्कस करते हैं, कैल्शियम को और मैग्नीशियम को। ये डायग्राम के अंदर वाटर की हार्डनेस का स्केल दिखाया गया है कि जैसे जैसे इन आयंस की कंसंट्रेशन उसके अंदर इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे वाटर जो है वो हार्ड की तरफ मूव करता जाएगा। सॉफ्ट वाटर है उसके अंदर इन आयन की कंसंट्रेशन 0 ppm है और जो हार्ड वाटर है उसमें बढ़ के 425 ppm तक भी चली जाती है। इसी चीज़ को एक और स्केल की फॉर्म में भी शो करवाया गया है कि वो वाटर जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 0 to 75 ppm की रेंज में होगा उसे हम सॉफ्ट वाटर का नाम देते हैं। और जिसमें ये रेशो 75 से बढ़ के 150 ppm पे चली जाती है वो स्लाइटली हार्ड कहलाते हैं। फिर इसकी रेशो जब 150 से बढ़ के 300 की रेंज में चली जाती है तो वो हार्ड वाटर में क्लासीफाई होता है और जब 300 प्लस चली जाती है तो वो वेरी हार्ड वाटर में क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन कि इसको कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक कहलाती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट इज़ कॉज्ड बाय बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वो हार्डनेस जो कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से होती है, दो मेटल यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस का नाम देते हैं। इसको टेम्परेरी इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव कैसे किया जाता है? या तो इसमें ऐड कर दिया जाता है वॉशिंग सोडा को और या इसको क्लॉर्क्स मेथड से रिमूव कर लिया जाता है। इस वजह से इसको टेम्परेरी हार्डनेस का नाम देते हैं। या इसको सिंपली बॉयल करके भी हम रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। इट इज़ काज्ड बाय क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसको हम परमानेंट हार्डनेस का नाम देते हैं। ये हार्डनेस सिंपली बाय हीटिंग जो है वो रिमूव नहीं होती, इस वजह से इसको परमानेंट हार्डनेस का नाम देते हैं। इसको अगर हमने रिमूव करना हो तो इसके लिए भी हम वॉशिंग सोडा
या हम आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड वो होता है जिसमें इन नेगेटिव आयंस को ऐसे आयंस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है जो वाटर में हार्डनेस का बायस नहीं बनते। कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये भी हार्डनेस का बायस बनता है, लेकिन अभी तक इसको ना तो हमने टेम्परेरी में क्लासीफाई किया है और ना ही इसको परमानेंट में। फिर इसको किस में क्लासीफाई किया जाए, उसके लिए फिर दोबारा एक और क्लासिफिकेशन दी गई है जिसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। अल्कलाइन हार्डनेस जो होती है इट इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ पे देखिएगा बेटा, दो आइंस पहले थे बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, और तीसरे इसके साथ जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो शामिल हो गए। इन तीन आयंस की वजह से जो हार्डनेस होगी उसको हम अल्कलाइन हार्डनेस का नाम देंगे। ये तीनों आयन जो हैं वो कैल्शियम के साथ मिले हो सकते हैं या ये मैग्नीशियम के साथ मिले हो सकते हैं, लिहाजा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो, तो इनकी वजह से जो हार्डनेस होगी उसको हम अल्कलाइन हार्डनेस का भी नाम देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। इसको ओवरऑल कार्बोनेट हार्डनेस का भी नाम दिया जाता है। मेजरमेंट, इसको मेजर कैसे किया जाता है? इसको मेजर करने के लिए बेटा हम टाइट्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम वाटर सैंपल लेते हैं जिसकी हमने हार्डनेस डिटरमिन करनी होती है, और उसको फिर मिनरल एसिड के साथ टाइट्रेट किया जाता है। मिनरल एसिड आप लोग जानते हैं HCl हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। उसके साथ हमने इसको टाइट्रेट करना है, और इसमें जो हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं वो मिथाइल ऑरेंज होता है। नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। नॉन अल्कलाइन हार्डनेस जो होती है वो क्लोराइड्स की वजह से हो सकती है, सल्फेट्स की वजह से हो सकती है और नाइट्रेट्स की वजह से। लिहाजा वो आयन जो पहले टेम्परेरी और परमानेंट में हम क्लासीफाई नहीं कर सके थे उसको हमने अल्कलाइन और नॉन अल्कलाइन में क्लासीफाई कर दिया। अब नाइट्रेट्स की वजह से जो हार्डनेस होगी या बाकी कोई और आयन जो होगा उसकी वजह से जो हार्डनेस होगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? नॉन अल्कलाइन हार्डनेस में। अल्कलाइन में तीन आयन्स हो गए, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा बाकी जो भी आयन्स होंगे उसकी वजह से जो हार्डनेस होगी वो नॉन अल्कलाइन हार्डनेस कहलाएगी। एंड अदर आयंस विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी इन तीन के अलावा भी जो आयंस होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर जिन्होंने सॉल्ट प्रोड्यूस किया होगा, तो उन तमाम को हम नॉन अल्कलाइन हार्डनेस का नाम देंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का भी नाम दिया जाता है। मेजरमेंट, इसको कैसे मेजर किया जाता है? The non-alkaline hardness is obtained by subtracting the alkaline hardness from the total hardness। पहले ओवरऑल हार्डनेस डिटरमिन कर ली जाती है, उसके बाद जो फर्स्ट मेथड से यानी हमने अल्कलाइन हार्डनेस डिटरमिन की हुई है, टोटल से अल्कलाइन हार्डनेस को माइनस कर दिया जाता है, तो ये नॉन अल्कलाइन हार्डनेस आ जाती है। यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस के अलावा जिन आयंस की वजह से भी हार्डनेस होगी वो आपके पास नॉन अल्कलाइन हार्डनेस कहलाती है, और ये टोटल आयन में से हम अल्कलाइन को अगर माइनस कर दें तो फिर हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस को कैसे डिटरमिन किया जाता है, कितने मेथड हैं इसको डिटर्मिनेशन के? तो बेसिकली हार्डनेस को डिटरमिन करने के दो मेथड हैं। पहला हमारे पास कहलाता है सॉब सॉल्यूशन मेथड। इस मेथड के अंदर हमने सॉब जो है उसका सॉल्यूशन बनाना होता है अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल में सॉब का सॉल्यूशन बनाने के बाद हम उसको फिर ट्रीट करते हैं वाटर सैंपल के साथ। अब सॉब क्या होता है? सोल्यूबल सॉप कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। सॉप बेसिकली हमारे पास सोडियम या पोटाशियम के साल्ट होते हैं विद
हायर फैटी एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा, उसी का नाम फैटी एसिड भी है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है, यानी बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम फैटी एसिड का भी नाम देते हैं, क्योंकि उनकी नेचर जो है वो ऑयली होती है। ऐसा फैट ली जाती है, उसको मेल्ट करवाया जाता है, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करवा लिया जाता है। वो बेसिकली फैटी एसिड्स जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके अंदर बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड कर देते हैं। एज अ एसिड और बेस के रिएक्शन से एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे फिर सॉल्ट का नाम दिया जाता है। पहले ये काम लोग घरों में भी कर लिया करते थे कि जो कुर्बानी के जानवर या किसी और जगह से वो जो फैट है उसको कलेक्ट कर लेते थे। कलेक्ट करने के बाद उसको हीटिंग के मेथड से उसमें से ऑयल निकाल लिया जाता था। ऑयल निकालने के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल के लोग घरों के अंदर सोप जो है वो बना लिया करते थे। अब इसमें से फैटी एसिड कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कुछ की एग्जांपल दी गई हैं। फॉर एग्जांपल ऑलिक एसिड हो सकता है, जिसके अंदर 17 कार्बन है, या स्टीरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। या आपके पास पामिटिक एसिड। ये 3 फैटी एसिड्स का मोस्टली जिक्र किया जाता है, जिसके सोडियम और पोटाशियम के साथ सॉल्ट बना के सोप बना लिया जाता है। These soaps give lather with hard water only after sufficient quantity। ये जो होंगे, अगर पानी जो है वो हार्ड होगा तो उसके अंदर हमारे जो सोप कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी, यानी हमारा साबुन का जो खर्च होगा वो ज़्यादा होगा। ऑफ ऑल द सोप इज़ एडिड टू प्रेसिपिटेट। जो हम साबुन उसमें ऐड कर रहे होते हैं पानी के अंदर, पानी अगर हार्ड है तो हमारा साबुन जो है वो प्रेसिपिटेट होता जाएगा, यानी वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। ये काम उस वक़्त तक होता रहेगा जब तक उसके अंदर सॉल्ट्स मौजूद हैं। ऑल द हार्डनेस काजिंग मेटल आयन प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनसॉल्युबल सॉल्व्स, यानी उस वक़्त तक हमारा सॉप जो है वो झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक उसके अंदर आयंस मौजूद हैं। बेसिकली जैसे ही सॉप पानी के अंदर जाता है तो नीचे मौजूद जो आयंस हैं वो सॉप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उसे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट करते जाते हैं। लिहाजा सॉप जो है वाटर के अंदर फ्री फॉर्म में नहीं होता और वो लेदर भी प्रोड्यूस नहीं करता। लिहाजा जितने आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ेगी उतनी हमारी सॉप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी। अब यहाँ पे उसी चीज़ को रिएक्शन की फॉर्म में दिखाया गया है कि हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं। हमने उसको सोडियम स्टीरेट, ये हमारे पास सोप है सॉल्ट की फॉर्म में, इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया। यानी जैसे ही आपने सोप को पानी के अंदर ऐड करना है तो पानी के अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसके साथ रिएक्ट करेंगे। ऐसा यहाँ पे मौजूद जो सोडियम आयंस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से। लिहाजा हमारा जो सोप है जिसने वाटर में जाके सोल्युबल होना था वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टीरेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। और ये क्या करेगा, ये इनसोल्युबल सोप विद नो डिटर्जेंट वैल्यू, लिहाजा ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा और ये इनसोल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्लस हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही रिएक्शन बेटा क्लोराइड के साथ दिखाया गया है कि अगर क्लोराइड होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये भी क्या करेंगे कि सोप के सोडियम आयन को रिप्लेस कर देंगे और कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ अटैच हो जाएंगे और इसको भी इनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। इसी तरह का बेटा थर्ड रिएक्शन जो है वो सल्फ़ेट के साथ भी दिखाया गया है कि अगर हमारे पास सल्फ़ेट होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के तो वो भी वही काम करेंगे कि वो सोप को डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय इस तरह से करेंगे कि सोडियम आयन को उसमें से निकाल देंगे और कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन खुद जाके सोडियम की जगह पे उसके साथ ऐड हो जाएंगे सोप के अंदर और सोडियम को कन्वर्ट कर देंगे सोडियम सल्फेट। लिहाजा हमारा जो भी सोप हम वाटर के अंदर ऐड करते जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रहा, लिहाजा वो झाग भी प्रोड्यूस नहीं करेगा और हमारा वाटर कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब
Thus, after the hardness causing metal ion present in hard water sample are precipitates, जब ये तमाम आयन जो हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे यानी कंज्यूम हो जाएंगे, द फर्दर एडिशन ऑफ सोप गिव्स द लेदर, उसके बाद जो आप सोप ऐड करोगे वो लेदर प्रोड्यूस करेगा, फिर झाग बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमिन किया जाता है इन आइंस को? सोप सोल्यूशन मेथड के थ्रू। वाटर सैंपल टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोप सोल्यूशन इन अल्कोहल, कि हमने वाटर सैंपल लेना है जिसकी हमने हार्डनेस डिटरमिन करनी है, उसको हमने टाइट्रेट करना है सोप के सोल्यूशन के साथ जो कि हमने अल्कोहल में बनाया होता है। जैसे जैसे आप सोप सोल्यूशन ऐड करते जाओगे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आते जाएंगे। उसके बाद एंड पॉइंट ये होगा स्टेबल लेदर आफ्टर शेकिंग फॉर 2 मिनट्स। आपने उसको साथ में हिलाते जाना है, जब उसमें झाग बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और आफ्टर शेकिंग भी वो झाग जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे, इट मीन्स कि जितने भी नीचे आइंस हैं वो सारे के सारे कंज्यूम हो चुके हैं। अब जो भी आप सोप ऐड कर रहे हो वो सोलूबल फॉर्म में नीचे जा रहा है। जैसा जितना हमारा सोप सोल्यूशन इस्तेमाल हुआ होगा उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे और थ्रू कैलकुलेशन जो है वो हम नीचे से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो डिटरमिन कर सकते हैं। रिपीट आफ्टर हीटिंग फॉर 30 मिनट्स, उसके बाद इस वाटर सैंपल को हीट किया जाता है जो अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, यानी टाइट्रेशन के अलावा वाला। 30 मिनट तक इसको हीट करेंगे। हीट करने पर जितने भी ये टेम्परेरी हार्डनेस के आइंस होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वो हीटिंग करने पे बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स हमने उस वाटर में से मज़ीद दोबारा सैंपल लेना है। सैंपल लेके फिर हमने उसको टाइट्रेट करना है सोप सोल्यूशन के साथ। जैसा फिर हमने दोबारा रीडिंग नोट करनी है तो वो हमारे पास आ जाएगी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। पहले जो है ये वो हमारे पास टोटल हार्डनेस है, उसमें तमाम तरह के आयन जो हैं वो डिटरमिन हुए हैं। अब आपने जो परमानेंट की वजह से हार्डनेस है वो आपने ख़त्म कर दी। अब जो हार्डनेस आ रही होगी वो हमारे पास परमानेंट आयंस की वजह से होगी। लिहाजा टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू है टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। दोनों को माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो टेम्परेरी हार्डनेस कहलाएगा। सेकंड मेथड है हमारे पास EDTA मेथड। दिस मेथड गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देन द सोप सोल्यूशन मेथड। इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब EDTA का फार्मूला जो है वो दिखाया गया है, इसमें हमारे पास एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट है। 4 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास। 1 ये है, सेकंड ये हमारे पास लगा हुआ है, थर्ड ये है और फोर्थ हमारे पास जो एसीटेट है वो यहाँ पे लगा हुआ। अब यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे सोडियम लगा लेंगे तो वो इसका सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। उसको हमने यूज़ करना है। एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज वेल एज विद मैनी अदर मेटल कैटाइंस इन एक्वस सोल्यूशन। ये EDTA क्या करेगा, नीचे में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसा ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहलाएगी। अब इसके कॉम्प्लेक्स बनने की जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिखाई गई है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लॉन पेयर्स होते हैं इसके थ्रू ये मेटल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इसकी टर्मिनेशन का मेथड क्या है ये बेटा आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल है। इसको हमने कैसे डिटरमिन करना है? दस इन हार्ड वाटर सैंपल द टोटल हार्डनेस कैन बी डिटरमिन बाय टाइट्रेटिंग द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन एन एलिक्यूट ऑफ द सैंपल। हमने वो वाटर सैंपल लेना है जिसके अंदर हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को डिटरमिन करना है। टाइट्रेट किसके साथ करेंगे? सोडियम EDTA के साथ। सोडियम के साथ हमने इसका सोल्यूशन बनाया और सॉल्ट बनाया हुआ EDTA का। मैंने बताया था 2 जगहों से हम H+ आयन निकाल के उसकी जगह पे सोडियम अटैच कर देंगे यूजिंग अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर सोल्यूशन। वाटर सैंपल लिया, उसके अंदर हमने बफर सोल्यूशन ऐड करना है ½ टेस्ट ट्यूब।
बफर सोल्यूशन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बफर सोल्यूशन, जिसकी पीएच जो है वो 10 है। और जो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे वो होगा एरियोक्रोम ब्लैक टी एज अ मेटल इंडिकेटर। और इसका जो एंड पॉइंट होगा बेटा वो हमारे पास होगा वाइन रेड टू ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास एंड पॉइंट है। इसी का मेथड जो है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। अब टाइट्रेशन का जो प्रोसेस होगा उसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करवाया गया है कि जो बेटा हम सोडियम EDTA यूज़ करते हैं वो जब वाटर में जाएगा तो वो डिसोसिएट होगा, सोडियम आयंस अलहदा हो जाएंगे, और ये जो H2Y है ये सारे EDTA फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा फार्मूला लिखने की बजाय उसकी जगह पे हमने H2Y लिख दिया है। टोटल जो है वो 4H होते हैं EDTA के अंदर, डायग्राम में भी दिखाए गए 1 2 3 4। ये 4 आइंस वो H+ आइंस वो हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि ये एसिड के H+ आइन हैं। इनमें से 2 जो है वो हमने रिप्लेस किए हुए हैं, बाकी 2 जो हैं उसी तरह मौजूद हैं। और बाकी EDTA का जो फार्मूला है उसको हमने Y से रिप्रेजेंट किया हुआ। जब वाटर में जाएगा आयोनाइज होगा, सोडियम आइन अलहदा हो जाएंगे और H2Y आइन जो है वो अलहदा हो जाएंगे। फ्लास्क के अंदर हमने वाटर सैंपल ले लेना है, वाटर सैंपल के अंदर हमने इंडिकेटर ऐड करना है और बफर सोल्यूशन ऐड करना है। जैसे ही हम इंडिकेटर ऐड करेंगे तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये इंडिकेटर के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ये नीचे कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये मेटल आइन पहले इंडिकेटर के साथ मिलेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्लू होता है, इंडिकेटर का कलर वो वाइन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारे आयन जो हैं वो इंडिकेटर के साथ कंबाइन नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास इंडिकेटर जो है वो कम क्वांटिटी में होता है, वो हमने 2 to 3 ड्रॉप्स में डालना होता है। बाकी आयन जो है वो अभी भी पानी के अंदर मौजूद हैं। ऐसा अब हम उस वाटर सैंपल को ट्रीट करेंगे EDTA के साथ, जिसमें हमने इंडिकेटर डाला हुआ है। जैसे ही आप EDTA ऐड करोगे तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं वो इस इंडिकेटर को छोड़ के कनेक्ट हो जाएंगे EDTA के साथ और वो नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। लिहाजा हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। पहला कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इंडिकेटर के साथ मिल रहे हैं, ये HD2 जो है ये बेटा इंडिकेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसके साथ मिले और MgD बना दिया, ये मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर वाइन रेड है। अब इंडिकेटर कम क्वांटिटी में है, लिहाजा सारे मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन इसके साथ कंबाइन नहीं करेंगे, अभी भी फ्री फॉर्म में मौजूद होंगे। जैसे ही आप EDTA ऐड करोगे वो आयन जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसके साथ मिलेंगे, वो आयंस को पहले कंज्यूम करेंगे। उसके बाद जब वो फ्री आयंस कंज्यूम हो जाएंगे, फिर जिन आयंस ने इंडिकेटर के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ और रेड कलर शो करवाया हुआ है, वो इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, और वो नया कॉम्प्लेक्स बना देंगे EDTA के साथ। जब सारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन इंडिकेटर से अलहदा हो जाएंगे तो इंडिकेटर दोबारा फ्री हो जाएगा, HD दोबारा फ्री हो गया। जैसे ही इंडिकेटर फ्री होना है बेटा, इसका ब्लू कलर जो इसका ओरिजिनल कलर है वो दोबारा अपीयर हो जाना है, और वही हमारे पास एंड पॉइंट है कि जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं पानी के अंदर वो हमने सारे जो हैं वो EDTA के साथ कंबाइन कर दिए। अब हमारा इंडिकेटर फ्री है, लिहाजा वो हमारे पास एंड पॉइंट आ जाएगा। और परमानेंट हार्डनेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय प्रेसिपिटेटिंग द टेम्परेरी हार्डनेस। लिहाजा उसके बाद दोबारा हमने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है कि आपने उस वाटर सैंपल को हीट करना है 30 मिनट्स तक। हीट करने पर जितने परमानेंट टेम्परेरी आयंस होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। हमने दोबारा उसकी वैल्यू ले लेनी है, वो परमानेंट हार्डनेस आ जाए। पहले जो हम डिटरमिन करते हैं वो टोटल हार्डनेस आती है, उसके बाद उसको हीट किया जाता है 30 मिनट्स के बाद, दोबारा रीडिंग ली जाती है, वो आ जाती है परमानेंट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस में से परमानेंट हार्डनेस को माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस आ जाती है। द डिफरेंस इन द टाइटर वैल्यू कोरस्पॉन्ड टू द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है पहले वाली और सेकेंड वाली वैल्यू के अंदर, वो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। अब इसको डिटरमिन किस में किया जाता है?
इसकी टर्मिनेशन का जो यूनिट होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन इज़ अ यूनिट वेट और सैल्यूट पर मिलियन यूनिट वेट ऑफ सोल्यूशन। पीपीएम के अंदर हम डिटरमिन करते हैं इन आयंस की कंसनट्रेशन को, और यही हमारे पास हार्डनेस कहलाती है। इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। हमारे पास 1 ppm 1 मिलीग्राम सैल्यूट पर लीटर होता है। इट इज़ कस्टमरी टू एक्सप्रेस हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में लेते हैं, यानी हमने इक्विवेलेंट वेट लेना होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वो मॉलिक्यूल या सॉल्ट की जो मॉलिकुलर मास होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसकी वैलेंसी के ऊपर, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। हेंस ऑल द हार्डनेस काजिंग इम्प्योरिटीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट्स इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट। हम उनके वेट्स को पहले कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। एंड द सम ऑफ टोटल एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन, और तमाम आयंस की जो इक्विवेलेंट वेट होते हैं उनको ऐड अप करके फिर पीपीएम के अंदर उसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या है कि आपने वेट ऑफ सब्सटेंस लेना है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस से, उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 50 के साथ। 50 जो है बेटा ये निकाला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी टोटल मास वो हमारे पास 100 होती है। अगर हम इसको इसकी वैलेंसी यानी 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास 50 आ जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इक्वल टू है 1,111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये उनके मॉलिकुलर मास बताए गए हैं। इसी तरह 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल होगा 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन। ये सारों के मॉलिकुलर मैसेज जो हैं वो लिखे गए हैं यहाँ पे। इनको हमने कन्वर्ट करना होता है कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट वेट के अंदर। ऐसा पहला यूनिट हमारे पास है पीपीएम, जिसके अंदर हम हार्डनेस को डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा भी 2 यूनिट होते हैं जिसके अंदर हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। एक है इक्विवेलेंट्स पर मिलियन के अंदर दिया जा सकता है, या हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं ग्रेन्स पर इम्पीरियल गैलन्स के अंदर। मोस्टली जो है वो हम पीपीएम का सोल्यूशन है या यूनिट है वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं ग्रुप में उसका रिप्लाई कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।